फरहान 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों के बाद हम आए हैं फिजिक्स पूरा आपका कंप्लीट करने के बाद। पूरा प्रकाश हमने पढ़ा दिया, पूरा विद्युत धारा पढ़ा दिया और उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न वो करवा दिए जो परीक्षा में कभी न कभी पूछे गए थे। और आज भी केमिस्ट्री के वही प्रश्न लेकर के आए हैं जो कभी न कभी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की भी प्रबल संभावना है। जैसा कि पता है, पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आते हैं। केमिस्ट्री का एक चैप्टर का एक क्लास होगा। फिजिक्स में तो हम कंबाइंड कर भी दे रहे थे, लेकिन ये चैप्टर बड़ा हो जाता है और सारे के सारे बहुत सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपको केमिस्ट्री में कम से कम 5 क्लास की आवश्यकता होगी और उसके बाद फिर तो कहीं से प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं। सारे प्रश्न को बिल्कुल इजीली आप कर पाएंगे और एक कंप्लीट रिवीजन केमिस्ट्री का हो रहा है, वो भी लास्ट जनवरी पहुंच गया। तो ये रिवीजन आपके लिए बहुत काम का चीज होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अंतिम तक देखेंगे। वैसे सारे प्रश्न का कलेक्शन है मेरे पास जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आइए देर नहीं करते हैं, अब शुरू करते हैं प्रश्न। देखिए क्या है। पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण क्या है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जुड़ा हुआ प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता था कि जब कोई दो या दो से पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता था, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते थे। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता था उसे हम लोग अभिकारक कहते थे, और जो बन करके तैयार होता था उसे हम लोग प्रतिफल कहते थे। इतनी बात समझ में आती है आपको? अभी और दोहराएंगे हम इस बात को फिर से। तब रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व और यौगिक को जो सूत्र और संकेत में व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैथ में समीकरण होता है, वैसे रासायनिक समीकरण है। जितना लिखा हुआ रहता है सब, जैसे लिख दिया C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रहा है, रासायनिक समीकरण है। उसमें भी और रासायनिक समीकरण दो प्रकार का, एक संतुलित, दूसरा असंतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और ये प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो नए पदार्थ का निर्माण होता है और न ही पदार्थ का नाश होता है। दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, अभिकारक का, प्रतिफल का। इसीलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। असंतुलित क्या हो जाएगा? ठीक उसका उल्टा, इसमें परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होगी, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे रासायनिक समीकरण आपको हम समझाने चले तो C+ में O2 बन रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड, एक रासायनिक समीकरण है, संतुलित है। दोनों तरफ कार्बन, किधर भी कार्बन है, किधर भी कार्बन है, किधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। तो असंतुलित क्या है? तो देखिए, जैसे आप पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से जल बनता है। अगर इधर आप काउंट करने चलेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं, पढ़े होंगे आप। तो ये है आपका संतुलित और असंतुलित क्यों किया जाता है, वो भी क्लियर हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक समीकरण में और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख देगा और आपको इसे कहेगा संतुलित लिखिए। तो शब्द में लिख देगा कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। ऐसे प्रश्न दे देगा, है ना। लिख के बताते हैं, है ना, कि जैसे कह देगा कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो आप क्या लिखेंगे कि जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है। अब क्या बनता है, तो आपको पता है जब भी एक धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। समझ गए बात आप? तो ये रिएक्शन लिखा गया, ऐसे ही लिखना है। अब ये संतुलित नहीं है क्योंकि क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। तो इसमें आगे में आप यहाँ पर क्या लगाते थे, कहीं 2 लगेगा, कहीं 3 लगेगा, ऐसे संतुलित कर लेते थे हम लोग। तो यही बात यहाँ करना है। तो इस तरह से प्रश्न आएगा, है ना। जैसे आपसे कह देगा कि लोहे की अभिक्रिया वाष्प से कराते हैं तो क्या होती है,
ये भी एक समीकरण है कि लोहे की अभिक्रिया आप वाष्प से करा रहे हैं। वाष्प मतलब क्या? जल है ना, जल H2O। इससे कराते हैं तो क्या होता है, बनता है ये Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकलता है बाहर। यानी ये कैसा रिएक्शन है कि धातु की अभिक्रिया अगर जल से कराते हैं ना तो ऑक्साइड बनता है। धातु की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो ऑक्साइड बनता है, तो ऑक्साइड बना यहां पे, रिएक्शन हो गया यहाँ पे। वाष्प के साथ ये करता है। कुछ जो है ठंडे जल के साथ करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो हाइड्रोक्साइड बनाता था। लेकिन ये जो है लोहा आपका वाष्प के साथ करता है तो ऑक्साइड बनाता है। संतुलित नहीं है तो संतुलित कर लेंगे। कैसे करेंगे? 3 यहाँ पे है तो 3 यहां लगाएंगे, लोहा 3 हो गया, इधर भी लोहा 3। ऑक्सीजन की संख्या इधर 4, इधर है 1, तो यहाँ 4 कर देंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8, 8 करना है तो 4 यहां कर देंगे। बस इसी तरह के रिएक्शन पूछे जाएंगे कि कैल्शियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या होगा। तो आपको पता रहना होगा कि जब भी कोई धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल से कराते हैं तो हमेशा लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। धातु की अभिक्रिया जल से कराते हैं, जो ठंडे जल से रिएक्शन करने वाले हैं वो हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, और जो वाष्प से करता है और गर्म जल से करता है वो ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर। तो इस सारे बहुत सारे रिएक्शन पूछे जाते हैं। आप लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने भी आपको एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है सारे आप प्रैक्टिस कर लें। जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी और लघुत्तरीय प्रश्न में भी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम लोग रिएक्शन पे आएंगे कि रिएक्शन का टाइप्स क्या होता है, कि रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद आप ये नोट करेंगे कि जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन बनता है, और लोहे की अभिक्रिया जल से कराने पर फेरिक ऑक्साइड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। बाकी जितना रिएक्शन बोर्ड पे लिखा हुआ है नाम सारा हम आज करवाने वाले हैं विद एग्जांपल। और आप भी ध्यान रखें, जब भी केमिस्ट्री का कोई अभिक्रिया लिखे तो जरूर उसका रासायनिक समीकरण दे, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। समझ गए? चलिए, संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है संयोजन। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, कि जब दो तत्व या यौगिक आपस में जुड़ करके एक बड़ा यौगिक बनाते हैं, दो छोटे छोटे तत्व या यौगिक मिलकर के एक बड़ा यौगिक बनाते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन मतलब जुड़ना, जुड़ गया। संयोजन के ठीक उल्टा होता है वियोजन। वियोजन में क्या होता है कि एक बड़ा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक बनाते हैं, इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत है कैसे? संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत है कैसे? तो कैसे विपरीत है? तो संयोजन में बोलेंगे कि संयोजन अभिक्रिया में दो छोटे छोटे यौगिक मिलकर के एक बड़ा यौगिक बनाता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक बनाते हैं। इसलिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन का विपरीत है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा, आप आंसर करेंगे। जिस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आप बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब होता है हटना, है ना, किसी को विस्थापित करना, रिप्लेस करना। तो यहां पे क्या होता है कि इस रिएक्शन में आप पढ़ेंगे कि वैसा अभिक्रिया होगा जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो आएगा वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट लेते हैं और कॉपर सल्फेट में हम लोहे के टुकड़ा को डालते हैं तो ये बन जाता है फेरस सल्फेट, FeSO4, है ना, फेरस सल्फेट। तो ये सल्फेट बनता है और कॉपर निकल जाता है बाहर। अब यहां क्या बात हुई कि कॉपर जो है लोहा से कम क्रियाशील है, लोहा अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील था, तो कॉपर को रिप्लेस करके उसके जगह पे यहाँ पे आयरन आ गया और कॉपर निकल गया बाहर। यह है आपका विस्थापन अभिक्रिया। इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक प्रश्न इससे फिर पूछा जाता है आपसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े डालने पर क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है ना। इसका एक्चुअल में कॉपर सल्फेट में कॉपर की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग होता है
नीला, और जब कॉपर बाहर निकल जाएगा तो ये रंगहीन बन जाएगा, है ना, कलरलेस बन जाएगा, क्योंकि लोहा तो ये कॉपर तो बाहर निकल गया, और इसी कॉपर के कारण इस विलयन का रंग होता था नीला। समझ गए? तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे विस्थापन भी पूछ सकता है और साथ में प्रश्न बना करके भी पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, नीले रंग के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग गायब हो जाता है, क्यों होता है? तो पता चला आपको, ठीक है। फिर है आपका द्विविस्थापन, है ना, ये था एकल विस्थापन, ये है द्विविस्थापन। इसमें आप क्या देखेंगे, आयनों के अदला बदली करने के कारण, आयनों के अदला बदली करने के कारण ये रिएक्शन होता है। कैसे बदलेंगे आप देखिए, यहां पढ़ाए थे, बेसिक में हम पढ़ा चुके हैं। ये बेरियम का धन आयन है, क्लोरीन का ऋण आयन है, यहाँ सोडियम का धन आयन है और सल्फेट का ऋण आयन है। अब रिएक्शन जब होता है तो अणु परमाणु में टूटते हैं, पता है आपको। तो ये इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ जाएगा तो ये बना लेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये क्लोरीन जो था वो सोडियम के साथ जाएगा तो ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड। समझ गए? तो आयन बदला बदली हो गया, इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ, इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ। ये रिएक्शन कहलाता है आपका कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयनों के अदला बदली करके। तो क्या बोलेंगे कि आयनों के अदला बदली करके नया यौगिक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है ना, और बॉटम में जाकर के बर्तन के पेंदी में ये बैठ जाता है और ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। संतुलित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो आप भी यहाँ पे लगा देंगे 2, तब संतुलित हो जाएगा। इधर भी 2 क्लोरीन 2 सोडियम, इधर भी 2 क्लोरीन और 2 सोडियम, सल्फेट जैसे ही है, बेरियम वैसे ही। समझ गए बात? अच्छा, एक अवक्षेपण अभिक्रिया का भी ये उदाहरण हो गया, है ना। एक अभिक्रिया होता है कौन सा, अवक्षेपण अभिक्रिया, कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विलयन से ठोस पदार्थ अलग होकर के बैठ जाता है बर्तन में, उसे अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है आप अवक्षेपण भी समझ गए होंगे, और अवक्षेपण और द्विविस्थापन का जो रिएक्शन है, समीकरण है, वो एक जैसा है, दोनों को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहां तक समझ रहे होंगे आप लोग। संयोजन क्या है, वियोजन क्या है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है। अब है ऑक्सीकरण, और उसी को कहते हैं उपचयन। और एक होता है अवकरण, और एक उसी का नाम है अपचयन। अब यहां पे बात समझेंगे, दोनों से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो साथ साथ मैक्सिमम रिएक्शन में हो जाता है। अब समझेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मींस ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, और अवकरण मींस हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और जहां जिस रिएक्शन में दोनों साथ साथ होता है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उम्मीद है ये रिएक्शन अगर आप नोट कर लेंगे तो यहीं पे हम एग्जांपल करके आपको दिखाएंगे कि ऑक्सीकरण अवकरण का क्या उदाहरण हो सकता है, और दोनों साथ में कब कब होता है, और दोनों और किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारा रिएक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है, सारे कभी न कभी प्रश्न में पूछे गए हैं, और आपका जो बोर्ड से सेट आया है उसमें भी ये सारा प्रश्न रखा गया है। ठीक है, देखिए बोले क्या कि ऑक्सीकरण अवकरण ज्यादातर साथ साथ होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन से अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है Cu और प्लस में बनता है H2O। ध्यान देंगे आप, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें से देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, निकल रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन, है ना। अपचयन मींस अवकरण, यानी इसका अवकरण हो रहा है, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन में जुड़ करके जल का एक अणु बना रहा है। यहां पे ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहां पे ध्यान देने वाली बात है। अब आप देखेंगे किसका अवकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण मतलब ये अपचयन मतलब अवकरण, दोनों साथ साथ लिखेंगे हम लोग। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन। अब देखेंगे यहां पर कि क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन निकलना अवकरण, तो किसका अवकरण हो रहा है, Cu का,
क्यूप्रिक ऑक्साइड का हो रहा है अवकरण CuO का। तो जिसका अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग कहते हैं अवकारक। ठीक है, तो परीक्षा में कैसे पूछ देगा कि रिएक्शन लिख के कहेगा कि किसका कौन अवकारक है और कौन ऑक्सीकारक है। तो आप रिएक्शन करा के आप देखेंगे कि किसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीकारक, क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगा तो होगा अवकरण, और जिस भी यौगिक का, जिस भी पदार्थ का अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। फिर देखेंगे कि उसका निकला हुआ हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, जाके जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़े, ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा वो कहला जाएगा अवकारक। और बाकी आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम लोग बोलेंगे कि दिस इज रेडॉक्स अभिक्रिया, बिकॉज दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इट मींस ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे ऑक्सीकारक, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है ऑक्सीकारक अवकारक आप समझ गए होंगे और आपको बात भी समझ में आ गई होगी कि दोनों क्या होता है और ऑक्सीकारक क्या होता है और अवकारक क्या होता है, ये भी पता। ऑक्सीकारक अवकारक पदार्थ है, जबकि ऑक्सीकरण अवकरण रिएक्शन। और देखिए इसका उदाहरण कुछ होता है ना, जैसे आप देखते होंगे कि लोहे को अगर खुले में रख देते हैं तो लोहा में जंग लग जाता है ना, उसे केमिस्ट्री के भाषा में, रसायन की भाषा में, विज्ञान की भाषा में संक्षारण कहते हैं। तो क्या बोलते थे संक्षारण में हम लोग, कि जब धातु को खुले में रख दिया जाता है तो नमी वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसका सतह क्षय होने लगता है, इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्षय होने लगेगा, जंग लग जाएगा, भूरे रंग की परत बन जाती है उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड की। अब फिर पूछता है संक्षारण रोकने का उपाय क्या है, तो हम लोग कहते थे ग्रीस लगा करके, पेंट लगा के, पेंट उसके कर करके, गैल्वीकरण करके, ये सब प्रक्रिया से हम लोग संक्षारण होने से बचाते थे। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि संक्षारण क्या है, इसे रोकने का 3 उपाय बताएं। तो संक्षारण क्या है, ये भी ऑक्सीकरण के कारण होता है कि ऑक्सीजन आकर के लोहे में जुड़ता है तो लोहा का ऑक्सीकरण हो गया, तो ऑक्सीकरण के कारण ही संक्षारण होता है। ऑक्सीकरण के कारण और क्या होता है, एक होता है विकृत, है ना, विकृत गंधिता, है ना, विकृत गंधिता शब्द लिखता है, लेकिन आपको समझना है कि जो बना हुआ भोजन होता है वो कुछ समय के बाद खराब हो जाता है। बासी भोजन सुने हम लोग गांव में, बासी भोजन क्या होता है कि मान लो आप सुबह में चावल बनाए, गर्मी के दिनों में देखते हैं शाम में जाते जाते उसमें एक बैड स्मेल आ जाता है ना, वो खाने योग्य नहीं रहता है, तो उसी को कहता है विज्ञान के भाषा में विकृत गंधित। क्या होता है इसमें, तो तेल और वसा युक्त जो भोजन होता है वो वायु से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, उपचयित हो जाता है, जिसके कारण उसमें गंध आ जाती है, और उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने का उपाय भी हम पढ़ाए थे आपको, क्या था कि इसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, सब्जी बन गया ज्यादा, चलो फ्रिज में रख दो, है ना, टेम्परेचर डाउन रहेगा, वहां पे ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, जितना देरी से ऑक्सीकरण होगा भोजन उतना ही देर से खराब होगा। तो फ्रिज में रख करके, यानी रेफ्रिजरेटर में रख के, दूसरा बताए थे वायु रुद्ध बर्तन में रख करके, कि वैसे बर्तन में रखेंगे जिसमें बाहर का हवा उसमें नहीं जाए। तीसरा एक पदार्थ होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीडेशन को रोकेगा, तो वैसा केमिकल होता है, उसे उसमें डाल देने से कुछ लंबे समय तक भोजन चलता है। शादी ब्याह में खाना बनता है ज्यादा तो एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया जाता है, ताकि अगर खाना बच भी जाए तो फिर खराब नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग विकृत गंधिता को रोक सकते हैं, भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये दोनों उपाय आप याद रखेंगे, संक्षारण और विकृत गंधिता इसी का उदाहरण है, उपचयन का। उपचयन के कारण ही संक्षारण भी होता है और विकृत गंधिता भी होता है, और उपचयन मींस ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है, आप देखते होंगे चिप्स वगैरह आलू का मिलता है ना, इससे प्रश्न आता है कि इसमें से हवा को निकाल करके नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है और ज्यादा रिएक्टिव है वो कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कम क्रियाशील गैस है, तो इसीलिए हवा को निकाल करके उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को निकाल करके नाइट्रोजन भर दिया जाता है चिप्स के थैली में। चिप्स वाला थैली तो फुला हुआ रहता है ना, तो उसमें भरने का कारण यही है
कि ऑक्सीकरण को रोकना, क्योंकि ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तभी तो ऑक्सीकरण होगा। अब उस जो चिप्स में हवा भरा गया है उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण, अपकरण, उपचयन भी समाप्त हो गया। अब एक उदासीनीकरण। उदासीनीकरण रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि जब भस्म की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं, ये भस्म हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल हो गया, तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। इस रिएक्शन को ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसी दौरान नमक का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। फिर एक आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का उल्टा है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी वैसा रिएक्शन है कि जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ताप भी निकलता है, ऊर्जा भी निकलती है, इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पढ़े थे कि चूना में जल को डालते हैं, तो देखते होंगे चूना में जैसे ही जल को डाला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो वो हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और वैसा रिएक्शन जो ऊष्मा के द्वारा संपादित हो, यानी अभिकारक का तापमान ज्यादा हो और प्रतिफल का तापमान कम हो, यानी कि ऊष्मा अवशोषित हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे स्प्रिट को रखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका टेम्परेचर यहाँ पे डाउन कर ठंडा लगता है, ऊष्माशोषी, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। श्वसन कैसा है? तो श्वसन बताया गया था, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है ना, कि ग्लूकोज मौजूद है हमारे शरीर में, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। हमने जब श्वसन किया, श्वास लिया, तो अंदर में लिया क्या? ऑक्सीजन। अंदर ये क्या बना? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और साथ साथ ऊर्जा भी निकलता है ना। तो ऊर्जा का निकलना ही कहलाता है ऊष्माक्षेपी। संतुलित करेंगे तो 6 यहां लिखना रहता है, आप याद कर लेंगे, है ना। तो ये श्वसन भी एक कैसा अभिक्रिया है? श्वसन भी ये जो है सो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कंपोस्ट वगैरह जो बनता है, डाल देते हैं सब्जी का गला सड़ा ये अपशिष्ट पदार्थ, है ना, देखेंगे निकालेंगे तो उसमें से हीट निकलेगा कुछ दिनों के बाद, तो कंपोस्ट का बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन आपने सीखा, बहुत सारा समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, और भी रासायनिक समीकरण का प्रैक्टिस कर लेंगे तो उम्मीद है पहले चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस क्लास को जिसने आखिरी तक देखा होगा वो परीक्षा में सारे प्रश्न को करके आएगा। और बिल्कुल केमिस्ट्री के लगभग चैप्टर में रासायनिक समीकरण अभिक्रिया भरा हुआ है, चाहे अम्ल भस्म लवण पढ़ेंगे, चाहे धातु अधातु पढ़ेंगे, कार्बन और उसके यौगिक पढ़ेंगे, मेथेन, एथेन, अल्कोहल के बारे में, एसिड के बारे में, वहां भी रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें पहला चैप्टर अभिक्रिया रासायनिक समीकरण आपको बताया गया। उम्मीद है आप कंप्लीट कर पाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करेंगे, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे और डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ हमने आपको दिया। अब इतना डिटेल से अगर आप सीखते हैं तो रिवीजन ही ना होता है, बल्कि फिर से एक बार नया आपके पास कुछ तैयार हो जाता है। शॉर्ट नोट्स बना ले, यहां से सारी बातों को एक बार सुन ले, उम्मीद है प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लेकर के आएंगे अम्ल, भस्म और लवण, अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है, शुरू से आप देख लेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगता है लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।